अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी। जस्ट मेक मी क्लियर दैट यू आर लिसनिंग माई साउंड। मेरी आवाज़ आपको आ रही है बिकॉज आई एम डायरेक्टली टॉकिंग फ्रॉम द माइक ऑफ द कंप्यूटर। सो कैन यू लेट मी नो प्लीज़ पार्टिसिपेंट लेट मी सी। ओके, क्लियर आ रही है, गुड, थैंक यू थैंक यू, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आवाज़ आप तक क्लियर मेरी आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया ये। तो मैं अपने काम को आगाज़ करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का जो मेरा काम है इसके अंदर मैं दो टॉपिक्स को पहले कवर करना चाहूँगा। इन दो टॉपिक्स को लेट मी ब्रिंग इनटू योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर में पहले मैं इनको लेकर आता हूँ। ये जो दो टॉपिक्स हैं ये रिलेटेड है हमारे क्वालिटी के इश्यूज़ के साथ ही, क्वालिटी मैनेजमेंट के इश्यूज़ के साथ इनका ताल्लुक़ है। और क्वालिटी मैनेजमेंट के हवाले से हम जो है इनको डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक जो है मेरा वो है बेंचमार्किंग के लिए, और दूसरा जो है इसके टॉपिक है। इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक मेरा बेंचमार्क का है, और दूसरा टॉपिक मेरा छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो है वेस्ट एलिमिनेट करने का टॉपिक है। बाकी भी एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करनी चाहूँगा, तो मैं अभी आपके सामने इनको रखता हूँ। हमने अपने कल के टॉपिक में क्वालिटी, राइटर्स ऑन क्वालिटी को कवर किया था, आपको याद होगा। और अपने कल के टॉपिक में हमने जो है वो कवर किया था आपके साथ जो है वो यू कैन से क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे बात की थी। आज का हमारा जो मेन कंसर्न है उसके अंदर एक तो बेंचमार्किंग पे बात करने वाली है, और एक वेस्ट एलिमिनेशन का टॉपिक है। तो मैं दोनों को ही आज डिटेल में आपके सामने रखता हूँ। तो सबसे पहले तो स्लाइड शेयर करते हैं आपके साथ ताकि आपके सामने कोई नोटिस आ जाए। आज स्टूडेंट्स तादाद से थोड़े कम नज़र आ रहे, तो वो क्या कहते हैं कि जो चीज़ प्रोमिनेंट नज़र आ रही है वो ये है कि वो कहते हैं ना कि हमारी कौम का थोड़ा सा एक मिजाज है अपना। अच्छा, ये मिजाज जो है इसके अंदर वो कहते हैं ना वो जान की मान पाऊँ तो कुछ अर्ज करूँ। तो इसके जो बेसिक मिजाज है हमारा वो ये है, जो आम तौर पे मैंने महसूस किया है कि जब छुट्टी आने वाली होती है, जैसे 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी हमारे पास है, बिल्कुल आ गई है, तो हम लोग दो छुट्टियां छुट्टी की खुशी में फड़का देते हैं। यानी कि दो छुट्टियां इसलिए कर देते हैं कि छुट्टी आने वाली है तो उसकी खुशी मना लें। अच्छा, और मज़ेदारी की बात यह है कि जब छुट्टियां चली जाती हैं तो उसके बाद हम 2 दिन जो है उसके गम में छुट्टी करते हैं। यानी उससे पहले 2 दिन की छुट्टी उसकी खुशी में, और उसके बाद 2 दिन की छुट्टी उसके गम में। तो ये एक ख़ास हमारा कोई माइंड सेट बन गया है, या क्या कह सकते हैं कि छुट्टियों के मामले में हम खासे जो है वो केयरलेस भी हैं, और रवैया हमारा इस तरह का है, मिजाज इस तरह का है। तो आप ये कह सकते हैं कि हम वो एक साहब थे तो उनसे मेरी बात हो रही थी छुट्टियों पे ही, तो वो कहता है कि छुट्टियां बड़ी मज़ेदार चीज़ हैं, बस इनमें एक ख़राबी है। मैंने कहा जी क्या ख़राबी? कहता ख़त्म हो जाती। यानी यू कैन सी दैट कि हम लोग छुट्टी मनाने के बड़े शौकीन हैं, और यही वजह गालिबन नज़र आ रही कि आज स्टूडेंट्स की तादाद खासी कम नज़र आ रही है। अच्छा, तो एनीवे अब हम अपने काम का आगाज़ कर देते हैं। ऐसा ना हो कि हम भी छुट्टी सेलिब्रेट करना शुरू कर दें और पता लगे जनाब के कबल वक्ती छुट्टियों पे हम जा रहे हैं।
तो इस तरह की छुट्टियां अगर हम मनाएंगे ऑनलाइन कोर्स में तो कहीं ऐसा ना हो हमारी पक्की पक्की छुट्टी हो जाए। अभी आप लोगों की स्पोर्ट से, आप लोगों की हेल्प से बहुत सारे लोगों का भला हो रहा है। ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं बच्चों जो अपनी जॉब में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं और वो किसी इंस्टीट्यूशन में जाके अपनी क्लास नहीं पढ़ सकते। फिर कुछ ऐसे बच्चे हैं, कुछ ऐसे इलाकों से हैं जहाँ पर हमारा बाकायदा कोई सेंटर ना हो, तो सारे बच्चे बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन इसके अंदर यकीनन आप बच्चों का ताउन शामिल है कि आप इसको मोटिवेट कर रहे हैं, आप ज्वाइन करते हैं। बाकी बच्चे भी जो इस क्लास में रजिस्टर्ड हैं मैं उनसे यही अपील करूँगा कि इस सिलसिले को हम जारी रखें। इसमें बहुत सारे इंसानों का भला है, पर्टिकुलरली वो लोग जो कि जॉब करते हैं, फ्यूल इतना कंज्यूम नहीं कर सकते या बजट नहीं बनता या टाइम मैनेज नहीं होता, जॉब्स में मसरूफ़ हैं, प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये एक ब्लेसिंग है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस सिलसिले को जारी रखें और इसको पूरी मोटिवेशन के साथ जारी रखें कि ये सिर्फ एक सोर्स टू मेक नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बल्कि एक नेकी का काम होगा आपकी तरफ से भी और मेरी तरफ से भी। तो शुरू रखते हैं जी अपने काम को। सबसे पहली बात तो हम करते हैं बेंच मार्किंग पे। देखिए पहली बात तो ये कि बेंच मार्किंग होता क्या है। देखिए आपने कभी किसी को देखा हो कि वो, चले मैं यहाँ से बात शुरू नहीं करता, आप यूं कह लीजिए कि आपको कभी किसी शख्सियत ने इंस्पायर किया और इंस्पायर करने के बाद आपने किसी हद तक अपनी नौकरी में उसको फॉलो किया हो कि यार मैंने ऐसा बनना है, मैंने ऐसा बनना है। तो इंसान जो है इस तरह किसी से इंस्पायर होता है और उसको अपना रोल मॉडल बना लेता है और फिर कोशिश करता है कि मैं जहां पे आज हूं किसी तरह मैं अपने रोल मॉडल की तरह का बन जाऊं। ये बिल्कुल वही अप्रोच है जो हमारी बेंच मार्किंग की अप्रोच है कि एक आम इंसान अपने आप को किसी जैसा बनाने की कोशिश करता है और उसको हम उसका रोल मॉडल कह सकते हैं। इसी तरह कारोबारी दुनिया में कोई बिजनेस, कोई कॉरपोरेशन कोई काम बहुत अच्छी तरह करती है दूसरों से, तो दूसरी उसको रोल मॉडल बना लेती हैं और उसके उस काम को उसी तरह करने की कोशिश करती हैं जिस तरह वो एक कामयाब ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। तो हम इसको बेंच मार्किंग का नाम दे सकते हैं कि ये बेंच मार्किंग है कि इसकी तरह हमने होना है और इसकी तरह हमने ये जो काम है ये करके दिखाना है। तो हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि हम अल्फाज में इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो देखिए बेंच मार्किंग इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक कंपैरिजन ऑफ सर्विस। प्रैक्टिस और प्रोसेस, ये एक सिस्टमैटिक कंपैरिजन है एक प्रैक्टिस का, यानी एक अमल कह लीजिए, एक प्रोसेस का या एक सर्विस का कंपैरिजन। इस कंपैरिजन का मकसद क्या है? इट इज यूज टू प्रोवाइड अ टारगेट, ताकि एक टारगेट आ जाए फॉर एक्शन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव कंपेटिटिव पोजीशन, कि अपनी कंपेटिटिव पोजीशन को बेहतर करने के लिए उसे एक टारगेट बना लिया जाए और फिर उस टारगेट के मुताबिक हम अपना काम करें। तो आप ये कह सकते हैं कि बेसिक मैटर का मतलब यहाँ पर ये है कि बेंच मार्किंग एक अमल है, बेंच मार्किंग एक सर्विस है, एक प्रोसेस है और ये इसलिए की जाती है कि हम ये चाहते हैं कि एक कि प्रैक्टिस या एक अमल जो है जो कि एक बेस्ट वे में हो रहा है हम उसको कूप अप करें, हम बिल्कुल वैसा करना शुरू कर दें ताकि हम अपनी कंपेटिटिव पोजीशन को बेहतर हालत में ला सकें। तो इस हम कहते हैं ये हमारी बेंच मार्किंग है। सो मैं रिपीट करता हूं कि बेंच मार्किंग का मतलब क्या है। बेंच मार्किंग का मतलब ये है कि हम
किसी टारगेट को, किसी के अच्छे काम को कूप अप करें और बिल्कुल उसी तरीके से उस काम को परफॉर्म करने की कोशिश करें। दिस इज व्हाट वी कॉल द बेंचमार्किंग। अब आगे बढ़ें तो बेंचमार्किंग को हम एक अमल का नाम भी देते हैं, यानी बेंचमार्किंग इज अ प्रोसेस मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट। ये एक ऐसा अमल है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपने कंपनी के प्रोडक्ट, सर्विसेज और प्रोसेसेस को अगेंस्ट एंड अदर बिजनेस के टारगेट के मुताबिक कंपेयर करते हैं ताकि ये एक बेस्ट इन क्लास हो सके। The point of benchmarking is to identify internal opportunities for improvement, ताकि हम अपॉर्चुनिटीज हासिल कर सके इम्प्रूव करने की। तो बुनियादी तौर पर नुकता वही हुआ कि हमारी नज़र में एक टॉप स्टार किस्म का अमल है, एक टॉप स्टार किस्म का प्रोडक्ट है या एक टॉप क्लास किस्म का प्रोसेस है। हम उसको आइडियलाइज करते हैं और आइडियलाइज करके हम उसको एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं और फिर उस स्टैंडर्ड को अचीव करने की कोशिश करते हैं और अपने म्यार को इतना ऊपर लाते हैं ताकि हम इस गैप को कवर कर सकें और इस गैप को कवर करके हम उस स्टार की एक्टिविटी के बराबर पहुंच जाएं। दिस इज व्हाट वी कॉल द बेंच मार्किंग। इसको हम बेंच मार्किंग का नाम देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि बेंच मार्किंग की भी बहुत सी इकसाम है, टाइप्स ऑफ बेंच मार्किंग। तो यहाँ पे हम इसको यूं कह सकते हैं, जस्ट अ मिनट, आई थिंक ये इसको ठीक करता हूँ पहले। तो मैं बात कर रहा था टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग की। तो हम ये कह सकते हैं, लेट मी सी, ये रहा, एक मिनट, शो क्यों नहीं हो रहा, या अच्छा। तो मैं ये बात कर रहा था आपके साथ कि टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग, टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग। तो बेंचमार्किंग की टाइप्स, बल्कि हमें इसे कंबाइंड लिखना है तो मैं एम यहीं से शुरू करता हूँ, कहीं आप भी गलत ना लिखें। बेंचमार्किंग, टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग। सबसे पहली टाइप है कंपेटिटिव बेंचमार्किंग। एक ऐसा मेथड जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं परफॉर्मेंस का इन की एरियाज विद दैट ऑफ योर मोस्ट सक्सेसफुल कंपेटिटर, अपने मोस्ट सक्सेसफुल कंपेटिटर के प्रोसेस से अपना मुआवजा करते हैं। अच्छा, इसमें भी एक बड़ी सिंपल सी बात है कि मैं एक जगह जॉब करता था तो वहां पर मैंने कोई प्रोसेस डिजाइन किया कि ये काम इस तरह से होना चाहिए। तो जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह नहीं करेंगे, हम इस तरह करेंगे जैसे कि फलां फर्म करती है। तो मैंने उन्हें कहा ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम अपना डिजाइन करें? तो उन्होंने कहा जब तक वो इंडस्ट्रियल लीडर है हम उसको फॉलो करेंगे, जब हम इंडस्ट्रियल लीडर बन जाएंगे तो फिर हम अपने प्रोसेसेस डिजाइन करेंगे। तो फर्स्ट वी फॉलो द लीडर। बहरहाल उनकी मर्जी जो है वो कहें। तो बहरहाल आप ये कह सकते हैं, इसमें ऑब्जेक्शनेबल बात ये है, मुझे भी उस वक्त ये ज़हन में आई कि ऐसा भी तो हो सकता है कोई दूसरा इंसान सोचे और वो उससे बेहतर सोचे। येट डैट जो उन्होंने कहा मैंने मान लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये है आपकी कंपेटिटिव बेंचमार्किंग, जहां पर कि आप मुआवजनाती तौर पर कंपेयर करते हैं उस इंडस्ट्री के मार्केट लीडर को, उस इंडस्ट्री के कंपेटिटर को, उस इंडस्ट्री के टॉप परफॉर्मर को जो टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है और उसका मार्केट में ठीक ठाक इमेज है, जो टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है और इसका मार्केट में ठीक ठाक इमेज है। ठीक है जी। अच्छा, तो आप में से यू सी
हैंड इज रेड बाय नुमान सलीम। नुमान सलीम बेटा आप लिख कर सवाल कर लीजिए, प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख कर सवाल कर लीजिए। अच्छा, तो हम ये बात कह रहे थे कि बेंच मार्किंग जो है ये हम ये कह सकते हैं कि कंपेटिटर जो है टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट ऑफर जो कर रहा है कंपेटिटर, हम उसके प्रोसेसेस को फॉलो कर लेते हैं। एक चीज आ जाती इंटरनल बेंचमार्किंग, जिसको पीछे भी हमने जो डेफिनेशन लिख रहे थे उसमें थी कि ए मेथड ऑफ कंपैरिजन या कंपेयरिंग परफॉर्मेंस इन की एरियाज इन वन ऑफ द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद परफॉर्मेंस इन अनदर पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, के हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, तो हम बजाय इसके कि बाहर से कोई एग्जांपल लें, हम अपने ही किसी डिवीजन या अपने ही किसी डिपार्टमेंट को एज एन एग्जांपल पिक कर लेते हैं। हम अपने ही किसी डिपार्टमेंट को, अपने ही किसी जो डिपार्टमेंट है उसको एज एन एग्जांपल पिक कर लेते हैं, तो ये भी एक चीज हो जाती है। दूसरी चीज जो है वो है फंक्शनल बेंचमार्किंग। अब फंक्शनल बेंचमार्किंग जो है हम कहते हैं कि ये इन्वॉल्व करती है कंपेयरिंग फंक्शन विद द प्रैक्टिस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन नोन टू एक्सेल इन दैट एरिया, कि हम कंपेयर कर लेते हैं फंक्शनल बैंक मार्क को कि हम जो काम कर रहे हैं क्या इसी तरीके कार के तहत कर रहे हैं, क्या हम जो काम कर रहे हैं वो इसी मेथड के तहत कर रहे हैं। तो एक फंक्शनल बेंच मार्किंग जिसमें आप यूं कह लीजिए कि हम स्टेप्स डिफाइन कर लेते हैं कि स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है, स्टेप 3 ये है, तो जो भी काम हो रहे हैं वो बिल्कुल इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो इसको आप कह सकते हैं ये फंक्शनल बेंच मार्किंग। अब आगे आ जाते हैं, तो बेंच मार्किंग जो है वो अगर आप देखें तो एक सिंपल 5 स्टेप प्रोसेस है। सवाल ये है कि ये 5 स्टेप प्रोसेस क्या है। तो अभी तक अगर आप देखें तो मैंने सबसे पहले बेंच मार्किंग को डिफाइन किया है कि बेंच मार्किंग ये है कि हम एक स्टैंडर्ड के मुताबिक किसी प्रोसेस या किसी एक्टिविटी को कंपेयर करते हैं अपनी किसी एक्टिविटी से, डेट इज कॉल्ड बेंचमार्किंग। टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग के अंदर एक कंपेटिटिव बेंचमार्किंग है कि उस इंडस्ट्री का बेस्ट कंपेटिटर को कूप अप करना है। इंटरनल बेंचमार्किंग है अगर अपना ही कोई डिवीजन या अपना ही कोई यूनिट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसके साथ मुआवजा करके काम कर लें। और तीसरी फंक्शनल बेंचमार्किंग है जिसके अंदर कोई काम बड़े अच्छे तरीके से हो रहा है खास स्टेप्स फॉलो करते हुए, तो उन स्टेप्स को हम फॉलो करें हर दफ़ा वो अमल जब हम फ्राहम करें। तो ये जो है बेसिकली हम इसको कहते हैं कि ये हमारा बेंचमार्किंग का असूल है। नुमान कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। अच्छा जी, तो अब हम सवाल ये कर रहे थे कि ये 3 चीजें हो गई। अब ये है कि ये 5 स्टेप प्रोसेस है। अब ये जो 5 स्टेप प्रोसेस है इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि पहला जो स्टेप है कि अगर हम किसी समझते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा बन रहा है या सर्विस अच्छी बन रही है या कोई डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है, तो हम उसको चूज करें आइडियल के तौर पे। वो जो आइडियल चूज किया है इसी को हम बेंचमार्क कह सकते हैं। इसके लिए जरूरी ये है कि सबसे पहले फैसला होगा कि प्रोडक्ट का है, सर्विस का है, इंटरनल डिपार्टमेंट का है, चूज के करें। फिर डिटरमिन करें बेस्ट इन क्लास कंपनीज यू शुड मेक बेंचमार्क। अगर बेंचमार्क बनाना ही है तो हम किसी एवरेज कंपनी को क्यों बनाएं। जाहिर है अगर मुझे आपके सामने किसी स्टूडेंट को एज अ बेंचमार्क पेश करना हो तो मैं उस बच्चे को आपके सामने लाऊंगा जो सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट रखता है, जो टॉप क्लास परफॉर्मेंस दे रहा है, ताकि आप उसको कॉपी कर सकें। तो यही चीज है कि यहाँ पे हम बेस्ट इन द कंपनीज चूज करें और बेंच मार्क जो बेस्ट बेंच मार्क है उसको लेके चलें और फिर गैदर इंफॉर्मेशन ऑन देयर इंटरनल परफॉर्मेंस एंड मैट्रिक्स, के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें उनके इंटरनल परफॉर्मेंस पे एंड बेस्ट इन देयर मैट्रिक्स। कंपेयर करें data from both organization to identify gaps
इन योर कंपनीज परफॉर्मेंस के ऐसा डाटा इकट्ठा करें जिससे पता चले कि हमारे गैप्स उस बेंचमार्क के अगेंस्ट कहाँ पे हैं, और ज़रा अंदाज़ा भी हो जाए कि फासला कितना हुआ है। उसकी वजह यह है कि रियलिस्टिक डिस्टेंस ही आप तय कर सकते हैं ना, कि एक स्टूडेंट जो है वो एवरी 30% स्कोर ले रहा है, एक 90% ले रहा है, बेंचमार्क तो बनाया जा सकता है लेकिन डिस्टेंस बड़ा ज़्यादा है दोनों का। लिहाजा हमें ऐसा डेटा मिले जिससे पता चले कि गैप्स कहाँ कहाँ पर हैं जो हम मीट नहीं कर पा रहे। Adopt the processes and policies adopt the processes and policies within the best in the class performance, कि हम उन एक्टिविटीज को अडॉप्ट करें, प्रोसेस को, पॉलिसीज को, प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें जो बेस्ट इन दैट क्लास, ताकि हम बेस्ट में आ सकें, हम बेहतरीन में से एक बेहतरीन हो सकें। बेंचमार्किंग जो है पॉइंट आउट करती है व्हाट चेंजेस विल मेक मोस्ट डिफरेंस, बट इट्स अप टू यू टू एक्चुअली पुट अप इन देम इन प्लेस। के बेंचमार्किंग हमें बताती तो है कि हमारे फॉल्ट्स कहाँ हैं, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो अगर हम ठीक करें तो हम बहुत बेहतर हो सकते हैं, आगे आ सकते हैं। लेकिन सवाल वही पैदा होता है कि ये सब कुछ इस तरह हो सकता है कि अगर इन द रियल सेंस हम सिर्फ मेजरमेंट ना करें, उस पर काम भी करें, पुट इन द प्लेस एक्चुअली, तो तभी हम इसके अंदर कामयाब हो सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बेंचमार्किंग को हम देखते हैं अपने ICMA के और जो पुराने नोट्स हैं उसमें, तो वो ये कहते हैं कि ये 7 स्टेप प्रोसेस है। पहला प्रोसेस ये है कि सिलेक्ट प्रोसेस टू बी बेंचमार्क। कौन सा प्रोसेस है इसको बेंचमार्क करना चाहते हो, इसके लिए जिम्मेदारी लगाएं, किसकी लगानी है, असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर आइडेंटिफाई पोटेंशियल पार्टनर टू बेंचमार्क अगेंस्ट, पोटेंशियल पार्टनर जो बेंचमार्क अगेंस्ट करेंगे, यानी बेंचमार्क चूज भी करेंगे, तय भी करेंगे, और फिर उसके ऊपर वो डेटा कलेक्ट करेंगे और अवेल्युएट करेंगे। उसके बाद वो एक बेस्ट प्रैक्टिस फाइंड आउट करेंगे और फिर इम्प्लीमेंट करेंगे चेंज, और फिर रिव्यू करेंगे अपनी सक्सेस। दोबारा रिपीट करते हैं, पहला काम ये करेंगे कि सिलेक्ट करेंगे बेस्ट बेंचमार्क को, नंबर 1। इस मामले में जो अफराद की जिम्मेदारी लगानी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाएंगे। नंबर 2, वो पोटेंशियल पार्टनर टू बेंचमार्क अगेंस्ट देखेंगे, उस मामले में डेटा इकट्ठा करेंगे, फिर हम उसमें से बेस्ट प्रैक्टिस निकालेंगे, फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इन दी एंड रिव्यू करेंगे। अगर गैप रह गया तो हम इस प्रोसेस को दोबारा फिर यहाँ से शुरू कर देंगे और तब तक ये काम करते रहेंगे जब तक हम इस लूप होल को ख़त्म ना कर दें। इस तरह ये काम जारी रहेगा। सवाल ये है, एक पैदा होता है कि बेंच मार्क का पता लग गया, टाइप्स का पता लग गया, प्रोसेस का पता लग गया, अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके की बेनिफिट्स क्या हैं, व्हाट आर इट्स की बेनिफिट्स, इससे हमें हासिल क्या होगा। देखिए, सबसे पहली बात जो है इसके की बेनिफिट्स को अगर आप देखते हो तो सबसे पहली बात यह है कि इससे एम्प्लॉयज़ की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है कि ये काम किस तरह से हो रहे हैं, कॉस्ट स्ट्रक्चर का आइडिया होता है और इंटरनल प्रोसेसेस का पता चलता है। वरना बंदा एक, वो कहते हैं ना, एक चाल चलता रहता है, एक अमल में लगा रहता है। लेकिन आइडियली अगर पता करें कि क्या वो इन द रियल सेंस कुछ गेन कर पाता है, गेन तभी कर पाता है जब उसे एक प्रोसेस का मुआवजे का मौका मिलता है। आप यूं समझ लीजिए कि मैं इसकी मिसाल यूं दे सकता हूं कि मैं एक जगह पढ़ा रहा था, तकरीबन मुझे 3-4 साल हो गए थे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पे काम हकीकतन हो कैसे रहा। अच्छा, मजेदारी की बात यह है कि हुआ ये कि एक दफ़ा वहाँ पर उनकी कोई एफिलिएशन थी किसी यूनिवर्सिटी के साथ, और उसका नाम था PSBA मनीला, यानी फिलीपीन स्कूल ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मनीला। तो उनकी एफिलिएशन थी उसके साथ। तो मैं ने वहाँ पे एक डॉक्टर आए,
तो उन्होंने देखा कि हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने काम को हमें करने का हमारा एक ग्राफ बनाया, यानी एक फ्लो चार्ट बनाया कि स्टूडेंट इनरोल कैसे होता है, फिर कहाँ जाता है, फिर इंटरेक्ट किससे करता है, फिर उसके बाद वो कब क्लासरूम आता है, फिर उसके बाद एग्जाम कैसे कंडक्ट होता है। तो उन्होंने एक पूरे का पूरा फ्लो चार्ट बना दिया। अब जब उन्होंने वो फ्लो चार्ट बनाया और वो वहां पे डिजाइन करके लगाया, तो फिर अंदाजा हुआ कि यार ये तो एक पूरा प्रोसेस है। तो यही बात होती है कि जब हम उसको ग्राफ करते हैं तो अंदाजा होता है कि ये प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस क्या है, तो कम से कम ये तो पता चलता है कि हम किस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, हमारे इस प्रोसेस के स्टेप्स क्या हैं। इससे हम इंकरेज भी करते हैं टीम बिल्डिंग को एंड कॉपरेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ बिकमिंग मोर कंपेटिटिव, के हम टीम बिल्डिंग को इंकरेज करते हैं। जाहिर बात है, कामयाबी जब मिलकर ली जाती है तो टीम स्पिरिट बढ़ती है, इससे ताउन बढ़ता है, इंटरेस्ट बढ़ता है और हम ज़्यादा कंपेटिटिव हो जाते हैं। और फिर उसके साथ साथ हमें हमारी फेमिलियरिटी इन्हांस होती है की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के साथ कि जनाब क्या परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है हमारी, इसमें कौन कौन से ऐसे वेरिएबल हैं जिसको कंपनी वाइड हमें बेहतर करना है, तो हम बेहतर करके मजीद अपने अमल को, अपनी क्वालिटी को, अपने इमेज को बेटर कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो मैं पॉइंट रिपीट करना चाहूँगा कि हम ना सिर्फ इम्प्रूव करते हैं बल्कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है अपने इंटरनल प्रोसेस के मतलब और अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर के मतलब। दूसरी बात यह है कि जब हम मिलकर मेहनत करते हैं, काम करते हैं और अचीवमेंट लेते हैं, तो उससे एक टीम बिल्डिंग भी हमारी बढ़ती है। और तीसरी चीज़ ये है कि हमें फेमिलियरिटी होती है को परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के साथ कि एक्चुअली परफॉर्मेंस में कौन कौन से ऐसे वेरिएबल हैं जो हमें इम्प्रूव करने हैं, या कौन कौन से एरियाज हैं जो ऑब्जर्व किए जाते हैं, जिनका शायद आम हालात में हमें इतना शऊर ना होता या इतनी बेदारी ना होती उसके मुतालिक जितनी इस अमल के बाद हो जाएगी। तो ये है इसके की बेनिफिट्स। तो यहाँ पे आके मैं बेंच मार्किंग का ये जो टॉपिक है इसको मैं सम अप कर देता हूँ। इसमें मैंने 3 बातें बताई हैं। बेंच मार्किंग क्या है, टाइप्स ऑफ बेंच मार्किंग क्या है, बेंच मार्किंग का प्रोसेस क्या है, और बेनिफिट्स एंड पे थोड़े बहुत मैंने डिस्कस किए हैं। ये है बेंच मार्किंग का टॉपिक। दूसरा टॉपिक आज के लिए मैंने जो रखा था वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि आज मैंने इंडस्ट्रियल वेस्ट पर थोड़ी बात करनी थी आप दोस्तों के साथ। तो अब मैं इसको वाइंड अप करता हूँ और इंडस्ट्रियल वेस्ट के हवाले से मैं आपके साथ डिस्कशन शुरू करता हूँ। ये आ गई स्लाइड्स आपके सामने। एलिमिनेटिंग वेस्ट। सबसे पहली बात तो आप दोस्तों के साथ ये शेयर करने वाली है कि हमें इस वेस्ट को एलिमिनेट करने की ज़रूरत क्या है और क्वालिटी का इसके साथ लिंक है। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ से जंप करके पहले आता हूँ इंडस्ट्रियल वेस्ट को हम डिफाइन क्या करते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट इज वेस्ट जनरेटेड बाय मैन्युफैक्चरिंग। ये वो वेस्ट है जो मैन्युफैक्चरिंग के अमल में पैदा होता है या आइदर बाय इंडस्ट्रियल प्रोसेस। अ वेस्ट विच इज क्रिएटेड ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। ये जो टाइप्स ऑफ वेस्ट आम तौर पे जनरेट होते हैं, इसमें कौन कौन सी चीजें ज्यादा पॉपुलर है। एक तो ये कि जहां पे भी हम काम कर रहे होते हैं, जाहिर है कैफेटेरियाज वगैरह तो होते हैं, तो कैफेटेरिया गार्बेज यानी पैकिंग का सामान खुलता है, जाहिर है लोग हैं तो चीजें तो लाते हैं ना रोजाना की बुनियाद पे कैफेटेरिया में, तो कैफेटेरिया गार्बेज। दूसरा मट्टी है, डर्ट है, वो तो होती है
और उसके अलावा स्क्रैप मेटल हैं, कंक्रीट की चीज़ें हैं अगर वो यूज़ हो रही हैं, ट्रैश है, आप कह सकते हैं कि मेटल पीस कह लें कोई इस तरह की, या ऑयल हैं, केमिकल्स हैं, वाइल्ड प्लांट ग्रास है, क्योंकि हम ज़ाहिर है बाज़ जगह पे हम बाकायदा माली रखे तो दो गार्ड बाग तो मेंटेन नहीं करते, ज़ाहिर है वो जगह रखी होती है हमने अपनी किसी प्लांट फैसिलिटी के लिए, तो वहाँ ग्रास उठती है, वो जलती है, उससे भी वेस्ट क्रिएट होता है। ठीक है जी। अच्छा, ट्रीज़ हैं, वुड है, इसी तरह स्क्रैम क्लम्प हैं, ये फालतू पड़े होते हैं, और इसी तरह सिमिलर अदर वेस्ट होते हैं। ये तो ये सारा हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जिसके अंदर कंक्रीट है, ऑयल है, स्टील के पीसेस हैं। अगर बहुत बड़ा लैंड एरिया है तो वहाँ पे फालतू उगी हुई जंगली घास है जो जल जाती है, फिर गल सड़ जाती है, वो भी हमारा वेस्ट है। इसकी शक्ल अगर आप देखें तो मैंने एक तस्वीर लगाने की कोशिश की थी ताकि मैं आपको समझा सकूं कि इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब इंडस्ट्रियल वेस्ट के बारे में बड़ी जो मज़े की बात ये है कि मैंने एक वर्कशॉप अटेंड की थी, बड़ा ज़माना जवानी में, आप कह लीजिए आज से कोई 10 साल पहले, 12 साल पहले। तो उसमें मैंने ये नोट किया था, यानी वहाँ पे मैंने सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर हम सिर्फ पीतल के, तांबे के और जो है सिल्वर के पीस इकट्ठे छोटे छोटे पड़े वो फेंक दें, तो उससे भी ऐसी रेडिएशन फायर होती है, उससे भी ऐसी लेयर फायर होती है कि उससे भी पोल्यूशन पैदा होता है, यानी वो भी पोल्यूशन का बायस बनती है। इसलिए अगर कोई कहे कि इससे पोल्यूशन पैदा नहीं होता, इससे भी पोल्यूशन पैदा होता है। अब जहां तक सवाल है हमारा यहाँ तक कि अगर हम बात करें पोल्यूशन के हवाले से कि हम किस तरह से वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, वेस्ट तो है लेकिन रिड्यूस कैसे करेंगे इसको, तो सवाल ये है कि हाउ टू रिड्यूस द वेस्ट, द वे टू रिड्यूस वेस्ट एंड रिड्यूस कॉस्ट इन रिजल्ट ऑफ इट। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें एक एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट करनी चाहिए। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर हम फजूल में इन्वेंट्री में चीज़ें भरे रखें और वो चीज़ें इस्तेमाल ना हो तो दो बड़े नुकसान होंगे। एक नुकसान तो सीधा सा है कि जी जितना ज़्यादा हमने इन्वेंट्री को भर के रखा है वो इन्वेंट्री में चीज़ें इस्तेमाल नहीं हुई, कुछ तो वक्त के साथ साथ एक्सपायर होंगी, ज़ाहिर है कॉस्ट बढ़ेगी हमारी, एक्सपायर होने के बाद डेफिनेटली वो वेस्ट का हिस्सा बन जाएंगी। तो अगर हम इन्वेंट्री को ज़रा जिम्मेदारी से मैनेज करें या इन्वेंट्री को प्रॉपर वे में मैनेज करें तो फिर डेफिनेटली ये प्रॉब्लम नहीं होगा, और जो चीज़ें हैं, जो मटेरियल है वो उतना ही हो जितनी हमें ज़रूरत है, और हम एफिशिएंटली उसे इस्तेमाल करें। तो जो स्टॉक फजूल में हैजर्डियस स्टॉक है, मटेरियल है, वो जनरेट ही नहीं होंगे क्योंकि आपने उतना ही मंगवाया जितना इस्तेमाल हो गया। तो एक तरीका कार तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि हम पैकेजिंग मटेरियल जो है वो रिड्यूस करें। देखिए, पैकेजिंग मटेरियल अगरचे हमारा इंडस्ट्रियल इनर प्रॉब्लम नहीं होता इसमें इतना, हम पैक करते हैं और कंज्यूमर को सेंड कर देते हैं, कंज्यूमर तक चीज़ चली जाती है। लेकिन ये जो पैकिंग मटेरियल है ये अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जाके वेस्ट ज़रूर पैदा करता है। वो बेशक कंज्यूमर के घर में जाके करें या जो भी है, बट इट विल इन्हांस द वेस्ट ऑफ द पेपर, वेस्ट ऑफ द थर्मोकोल शीट्स, और ये सारी चीज़ें आती हैं। और ऑब्वियसली अगर ये लोग जैसे हमारे यहाँ, तो आप जानते हैं कि वेस्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ नहीं होता, तो फिर फर्दर पोल्यूशन फैलाता है और उससे मजीद इन्वायरमेंट कंटेमिनेट होती है। तो ये एक सीरियस मसला है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग है वो इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जिससे कि हमारा वसाइल का ज़िया होता है, हमारे रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं, तो ये नहीं होनी चाहिए।
अब जहां तक सवाल है कि अगर आप ये सोचें कि हम वॉल्यूम रिडक्शन करें, कि सेग्रीगेशन टेक्निक्स पैदा करें, कि जो डेंजरस पोर्शन ऑफ वेस्ट है उसको नॉन हैजर्डियस पोर्शन से अलग करें। यानी बाज ऐसे वेस्ट होते हैं जो खासे खतरनाक होते हैं, और बाज ऐसे वेस्ट होते हैं जो ज़्यादा हैजर्डियस नहीं होते। पर्टिकुलरली जब हम एटम से बिजली प्रोड्यूस करते हैं एटॉमिक रिएक्टर से, या हम कोई ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिसमें केमिकल रिएक्शंस का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो जाहिर है केमिकल इस्तेमाल भी होते हैं लेकिन केमिकल वेस्ट भी होते हैं। जैसे आपने ये फैक्ट्रीज देखी होंगी जो पीवीसी पाइप बनाती हैं सैनिटेशन के, और पीवीसी पाइप बनाती हैं इसके गैस वगैरह के, प्लास्टिक पाइप्स। तो बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो इंतहाई हैजर्डियस होते हैं। तो हमें कम से कम ये कर लेना चाहिए कि इनकी सेग्रीगेशन कर देनी चाहिए, अलहदा कर लेना चाहिए। जो ज़्यादा पुरखतर वेस्ट है वो अलहदा हो जाए, और जो लेस हैजर्डियस है या कम नुकसानदेह वो अलहदा हो जाए। तो इससे हम कॉस्ट ऑफ वेस्ट डिस्पोजल काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ आ जाती है कि हम रिकवर करें, रीयूज करें। पॉपुलर टर्म है रिसाइकलिंग। देखिए, पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, मेटल हो गया, इसमें से बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जो रिसाइकिल होकर यूज़ हो सकती हैं। अगर जो रिसाइकल्ड मटेरियल अक्सर औकात उतने सॉलिड या उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितना हम सोचते हैं, येट डेट हम ये जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जिसके अंदर हम जो है अपने इस वेस्ट को रिड्यूस कर लेते हैं। लिहाजा बहुत सारे ऐसे मेथडोलॉजी या तरीक़ाकार हो सकते हैं, तो हम इसको रिकवर कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो ये भी एक मेथड है। उसके बाद बात आ जाती है मिनिमाइज द वाटर यूजेज। अब देखिए, एक कॉन्सेप्ट यकीनन हमने पहले भी डिस्कस किया था, इससे पहले जो है फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट में, और इससे पहले एक आध बार मैंने बात की थी आपके साथ, और वो थी सस्टेनेबल यूज ऑफ द मटेरियल्स। सस्टेनेबल यूज ऑफ मटेरियल्स, कि मटेरियल्स का ऐसा यूज किया जाए जो सस्टेनेबल हो। तो सस्टेनेबल यूज ऑफ मटेरियल की जब आप बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि देखिए, बाज़ रिसोर्सेज अल्लाह ताला ने दिए हमें ज़रूर हैं, लेकिन वो लातादाद नहीं है। बहरहाल कि आप जितना दिल चाहे आप उन्हें वेस्ट करें। तो कभी आपको इत्तेफाक हो तो मैं लाहौर में जिस जगह मेरी रहाइश है उसके पीछे एक बहुत बड़ा जो है करीब से एक बहुत बड़ा ड्रेन गुजरता है, नाला है, गंदा नाला है, तो उसको हम कहते हैं हडियारा ड्रेन। तो जो हडियारा ड्रेन है वेरी ह्यूज इन साइज, है उसके पास से अगर आप घुसे आपको शायद डर लगे कि यार ये तो पता नहीं कितना बड़ा कोई समंदर है। लेकिन वहां पे जो इंडस्ट्री लगी है उसको देखकर इंसान को इतना दुख होता है कि 12 इंच का पाइप है, और 12 इंच के पाइप में से फुल फ्लेज पानी आ रहा है मुसलसल, और वो पानी जो है वो नाले में गिर रहा है आके। यकीनन अंदर कोई केमिकल्स के साथ मिला के कोई चीज़ वॉश की जा रही है, और वॉश करके वाटर वेस्ट किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि खुदा के बंदो, अगर इस मिकदार में आप पानी ज़ाया करते जाओगे तो कब तक ये पानी तुम्हें मिलता रहेगा? ज़मीन की सतह में तो आप बच्चे जानते ही हैं कि पहले ही पानी की जो सतह है वो नीचे से नीचे, नीचे से नीचे जा रही है, और हम जो है इसके अंदर पहले से ही एक मुश्किल का शिकार हैं। तो अगर इसी तरह से काम होता रहा तो फिर तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए इसे अमल को आगे बढ़ाना, रिटेन करना। तो वसाइल जो है वो ज़ाया होते जाएंगे।
अब सवाल ये है कि क्या वसाइल को इसी तरह से हमने ज़ाया करते जाना है? नहीं, ये तो हमारे लिए मुमकिन नहीं है। और ऑब्वियसली ये बड़ा आसान मामला नहीं है जिस तरह से हम कहें कि इट्स वेरी सिंपल, कोई बात नहीं, होने दो वेस्ट। तो देखिए ये जो है ये प्रॉपर चीज़ नहीं है। सस्टेनेबल यूज़ होना चाहिए चीज़ों का, ताकि हम जो है वो चीज़ों को ज़ाया होने से बचा सकें। तो इसका नुकसान जो है वो ये है कि पानी सतह ज़मीन से नीचे जाता जाएगा और एक वक्त आएगा पानी बहुत ज़्यादा स्कैर्स हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कमियाब हो जाएगा, और फिर ये महंगा दस्तयाब होगा और आने वाली नस्लों के लिए शायद कोई, अल्लाह ना करे, कोई ड्राइनेस फेस करनी पड़ जाए। तो ये बड़ा मुश्किल है। लिहाजा हमें ये चाहिए कि ये जो कुदरती अतियात हैं, पानी है, इसको वेस्ट से बचाएं, और जो वाटर हम बहा रहे हैं, ज़ाया कर रहे हैं, उसी को रीप्रोसेस करके दोबारा यूज़ कर लें। उसमें कौन सी ऐसी कोई बड़ी बात है? जैसे कार वाश पे तो कम से कम किया जा सकता है। कार वाश में तो बल्कि रीप्रोसेस किए बगैर दोबारा फिर उस पानी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ उसके अंदर वो क्या होती, वो देसी जुबान में कह रहे हैं, एक छलनी लगा लें, तो छलनी से रेत और मिट्टी के ज़रात अलहदा कर दें, दोबारा यूज़ कर लें उसको। उसमें कौन सा ऐसा मसला है कि गाड़ी को आप जो है वो कंटेमिनेटेड वाटर से थोड़े से धो देंगे तो गाड़ी के ऊपर कोई इन्फेक्शन हो जाएगा? तो ये तो कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन हम जो है हम वेस्ट ऑफ वाटर जो है बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और जिस अंदाज से हम पानी को ज़ाया कर रहे हैं, अगर इसी तरह से ये रविश हमने बरकरार रखी, इसका बड़ा संगीन नतीजा निकल सकता है। तो एक चीज़ इसके अंदर ये आ जाती है। अब जब आप आगे बढ़ते हैं तो मामला जो है वो ये भी है कि एस्टेब्लिश प्रिवेंटिव मेंटेनेंस स्केड्यूल। देखिए होता ये है कि जब हमारे ब्रेक डाउन होते हैं ना इंडस्ट्री में, यानी चीज़ें, प्रोडक्शन का प्रोसेस रुकता है, प्लांट ख़राब होता है, मशीन ख़राब होती है, या मशीन गलत प्रोडक्शन करती है, तो इससे बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस हो जाता है। यानी ज़ाहिर है बहुत सारा इनपुट ज़ाया होती है, वो फिर इनपुट दोबारा लेकर आओ, उस इनपुट को दोबारा इस्तेमाल करो, तो ये खासा कॉस्टली प्रोसीजर है, ये महंगा पड़ जाता है। लिहाजा ये भी हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। इसलिए बेहतर ये है कि हम प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो लेते रहें। फिर इसके बाद एक चीज़ आ जाती है जिसको हम कहते हैं लेबल एंड ऑर्गेनाइज वेयर हाउस प्रॉपरली। अपना जो वेयर हाउस है उसे प्रॉपर तरीके से जो है वो आप मेंटेन करें। वजह वजह ये है कि देखिए, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं करते, प्रॉपर तरीके से आप इसको मैनेज नहीं करते, तो बहुत सारे नए एम्प्लॉयज़ आते हैं और वो नए एम्प्लॉयज़ जो हैं वो चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड करेंगे, चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड करेंगे, गलत चीज़ें उठा के रख देंगे या उनको मिस हैंडल करेंगे, जिससे ब्रेकेज पैदा होगी, टूट फूट पैदा होगी, और चीज़ें जो हैं वो गलत यूज़ होने की वजह से भी वेस्ट प्रोड्यूस होगा। लिहाजा राइट वे में ये बड़ा ज़रूरी है कि लेबल कर दिया जाए, ऑर्गेनाइज कर दिया जाए वेयर हाउस को प्रॉपरली। इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। बहरहाल हम इस टॉपिक को इससे ज़्यादा लिफ्ट नहीं करा सकते, तो यहाँ पे हम इसको वाइंड अप कर देते हैं। ये को इंडस्ट्रियल वेस्ट का टॉपिक है। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट में हमने ये पढ़ा है कि ये वो वेस्ट है जो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन या प्रोडक्शन प्रोसेस कुछ मटेरियल ज़ाया हो जाते हैं, और हमें उन्हें कम करना है। इनको कम करने से हमारा जो है वो कॉस्ट भी कम होती है, और इसके साथ साथ कुदरती वसाइल का ज़िया भी नहीं होता। तो ये आज का दूसरा टॉपिक है। तो अभी तक जो टॉपिक पढ़े उसके अंदर एक तो बेंच मार्किंग का टॉपिक आपने पढ़ा, और दूसरा इंडस्ट्रियल वेस्ट का टॉपिक। अब एक छोटा सा टॉपिक जो है वो कुछ अरसे से मेरे जहन में था और ज़रूरी भी था और कराना आपको। मैं अभी स्लाइड्स आपके सामने सब हटा लेता हूँ, चूँकि अब आपको इनकी ऑब्वियसली इनकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और इसकी जगह दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं जिसको हम क्वांटिटेटिव क्वालिटी टेक्निक कहते हैं, और आप इसको सिक्स सिग्मा का नाम भी देते हैं। तो इसके ऊपर बात हम करते हैं। लेट मी ब्रिंग द टॉपिक इन फ्रंट ऑफ यू।
तो मैं आपके सामने अभी ये स्क्रीन रखने वाला हूँ। तो इसके अंदर ये टॉपिक आपके सामने है, ये मैं एक नोट्स यूज कर रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड सिक्स सिग्मा टॉपिक्स। सिक्स सिग्मा बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल है। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल है, इसका नाम हमने रखा हुआ है सिक्स सिग्मा आपके सामने। इसमें जो बुनियादी चीज़ हम जेर बहस लाते हैं वो कुछ इस तरह से है जो मैं आपके सामने रखता हूँ। यहाँ अजान की आवाज़ काफ़ी ज़ोर से आ रही, बस 1 मिनट ठहरिएगा। जी स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे आपके साथ सिक्स सिग्मा के कॉन्सेप्ट पे। अभी आपने देखा, इसी को हम कंटिन्यू करते हैं सिक्स सिग्मा को। देखिए बेसिकली जो आपका स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल है, इसको शुरू किया था 1980s में, जो है मोटरोला कंपनी ने। इन्होंने स्टार्ट किया था। बेसिकली सिक्स सिग्मा का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम जानते हैं कि हम कहते हैं कि एक प्रोसेस जो है उसकी एक एवरेज है। जैसे मैं ये कह दूं कि एवरेज जो है वो, लेट्स से मेरा एक जूस का पैकेट है और ये जो जूस का पैकेट है ये 250 मिलीलीटर जूस कंटेन करता है। 250 मिलीलीटर जूस कंटेन करता है ये। लेकिन आपने देखा होगा कि हम जब इसकी क्वांटिटी की बात करते हैं तो हम एक अप्रोक्सीमेशन का साइन इसके साथ देते हैं कि एग्जैक्ट 250 नहीं है, ये 250 से हो सकता है कि 5 मिलीलीटर ऊपर हो या 5 मिलीलीटर कम हो। यानी 250 मिलीलीटर्स प्लस माइनस 5 मिलीलीटर्स, प्लस माइनस 5 मिलीलीटर्स, या इससे कम हो सकता है या इससे ज़्यादा हो सकता है। इसके लेकिन इस लिमिट से क्रॉस नहीं हो सकता। यानी दूसरे अल्फाज में 255 यानी 255 से लेके 245 तक हो सकता है। लिहाजा इस तरह के प्रोसेस की कंट्रोल लिमिट्स रख लेते हैं कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये हमारी एक एवरेज है, राइट ओवर हियर दिस इज़ द एवरेज। और ये जो एवरेज है हम इसको असेस करते हैं इस एंगल के साथ।
तो हम इसको असेस करते हैं इस तरह के, इसका मीन जो है डेट इज इक्वल टू 250। तो हम ये कहते हैं कि अगर ये हमारा मीन है डेट्स एक्स बार, तो ये अगर आप इसको फ्लेक्सिबल रखना चाहते हो थोड़ा बहुत, तो कहते हैं जी प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका मतलब है प्रोसेस को आपने काफ़ी कंट्रोल्ड हद तक रखा है। इसका मतलब प्रोसेस को आपने काफ़ी हद तक कंट्रोल में रखा है, यानी यू कैन सी दैट कि अगर ये लिमिट थोड़ी होगी तो इसका मतलब है फ्लक्चुएशन अलाउ है मीन में एक स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस कर देना या मीन में एक स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस कर देना। लेकिन अगर आप इसमें लचक इससे भी ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप ये स्टैंडर्ड जो है इसको ज़्यादा नीचे ले जा सकते हैं, प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन से थोड़ा और ज़्यादा या कम। जैसे कि यहाँ पे ज़्यादा एक्सटेंड कर देते हैं तो एक स्टैंडर्ड डेविएशन दो दफ़ा उसमें से और दो दफ़ा ऐड कर दिया 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। इससे भी ज़्यादा अगर फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं तो फिर हम ये कर सकते हैं कि इसको मज़ीद फ्लक्चुएट कर दें, मज़ीद फ्लेक्सिबल कर दें कि एक्स बार माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स बार प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स एक्स बार प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस तरह हमने इसको दो 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 लिमिट्स है ना, तो इसको हम 6 सिग्मा का कॉन्सेप्ट देते हैं। सो दिस इज 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट। तो ये प्रोसेस की लिमिटेशंस हैं। तो मैं चूंकि यहाँ थोड़ी सी न्यूमेरिकल बात रेफर कर रहा था आपको, तो ये बात समझ आई आपको? जी, नुमान, सादिया हबीब, मोहम्मद हसीब, जी प्लीज। अरूज आसिम कह रही हैं कि ठीक है, और बाकी बच्चे भी कमेंट्स कर देते। अच्छा, नुमान कह रहे हैं क्लियर है सर, बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये जो नोट्स मैंने आपको दिखाए थे अभी, ये भी मैंने अपलोड कर देने हैं आप लोगों को, ताकि ये भी आपके नोट्स का हिस्सा बन सकें और इनको भी आप इस्तेमाल कर सकें बवक्त ज़रूरत। और ये बड़े अच्छे शॉर्ट नोट्स हैं, जब आपने क्विक रिव्यू देना हो तो वहाँ पे ही आपको बड़ी सपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पर आज का जो हमारा लेक्चर है, इसके अंदर अभी तक 3 टॉपिक हो गए। पहला टॉपिक हमने जो है बेंचमार्क का डिस्कस किया आपके साथ। दूसरा बेंच मार्किंग का, एक स्टैंडर्ड रख लिया जाता है, उस स्टैंडर्ड को मीट किया जाता है या उसको ट्राई किया जाता है कि उसके मुताबिक प्रोसेस या प्रोडक्ट को उस क्वालिटी पे ले जाया जाए। दूसरा इंडस्ट्रियल वेस्ट का टॉपिक था, और तीसरा जो है वो आपका 6 सिग्मा का कॉन्सेप्ट था, तो दैट इज कॉल्ड 6 सिग्मा। तो ये आज के हमारा तीसरा टॉपिक था। तो यहाँ पे अब जो नया टॉपिक है थोड़ा सा लेंथी, अगर आज मैं शुरू करता हूँ तो ये किसी पॉइंट पे नहीं पहुँच सकेगा, इससे मैं 15-20 मिनट पहले ही आज सी ऑफ कर रहा हूँ आप लोगों को। लेकिन सी ऑफ करने से पहले जो आप लोगों से फिर एक दफ़ा बात राय ले ली जाए कि आज का लेक्चर आपको किस हद तक समझ आया है। जी, मैं आपको बताता हूँ। डिडक्ट इसलिए किया जाता है कि डिडक्ट करने से लोअर लिमिट आएगी और ऐड करने से अपर लिमिट आएगी। ठीक है, डिडक्ट करने से जो है वो आप लोअर लिमिट में जाएंगे और ऐड करने से अपर लिमिट में। रिपीट कर देता हूँ आपको, रिपीट कर देते हैं। रिपीट इस तरह से कर देते हैं, मैंने कहा कि मेरा जो जूस है उसके अंदर 250 मिलीलीटर जूस होना चाहिए। तो अगर ये मीन प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन है तो ये 255 से लेके 245 तक जा सकता है।
यानी यूं कह लीजिए कि कम से कम 245 होएगा 245 और मैक्सिमम 255 होगा। लेकिन अगर स्टैंडर्ड एविएशन 5 मिलीलीटर है और मैं म्यार रख देता हूं +-2 स्टैंडर्ड एविएशन, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि 250 मिलीलीटर में से जो है या तो 10 मिलीलीटर ज्यादा होगा या 10 मिलीलीटर कम होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड एविएशन अगर 5 है 2 से मल्टीप्लाई हो गई तो 10 हो गया। अब इसका मतलब इसका फ्लक्चुएशन 240 से लेके 260 तक जा सकता है। और अगर 3 कर देता हूं +-3 स्टैंडर्ड एविएशन, तो ये 3 × 5 यानी कि हो जाएगा 250 मिलीलीटर +-15 मिलीलीटर, तो ये हो जाएगा 235 मिलीलीटर से लेकर 265 मिलीलीटर तक हो सकता है। तो ये फ्लक्चुएशन का म्यार ज्यादा हो जाएगा, ये चीज है। अब बताइए आपको समझ आ गई बात की? जी शाबाश। आमना कह रही है गॉट इट, बिल्कुल ठीक हो गया बच्चों। तो यहाँ पे फिर आज का लेक्चर हम वाइंड अप कर देते हैं, ठीक है जी। और जो है इंशाल्लाह आप लोगों से जो है बात होगी इंशाल्लाह ऑन कमिंग मंडे। तब तक जो है ये लॉन्ग वीकेंड भी आप इंजॉय कर चुके होंगे, और इस वीकेंड पे आप जो है सेलिब्रेट करेंगे 12 रबीउल अव्वल इंशाल्लाह, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। तो सी यू इंशाल्लाह मंडे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर ज्वाइनिंग। अल्लाह।